रात के ठीक 12 बजे थे। घड़ी की सुइयों की आवाज उस खाली से कमरे में कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर, जहां दिन में भी लोग रुककर सांस नहीं लेते और रात में तो वहां खड़ा होना ही अपने आप में सजा लगता है। मेरा नाम अजय है। मैं उसी अस्पताल में चौकीदार था। दिन की ड्यूटी आसान होती थी, लोग आते जाते रहते थे, शोर रहता था। लेकिन महीने में 4 ऐसी रातें होती थीं जब मुझे मुर्दा घर की नाइट ड्यूटी दी जाती थी। पहली बार जब मुझे ये ड्यूटी मिली थी तो सीनियर ने बस इतना कहा था, रात में ज्यादा घूमना मत और अगर कुछ आवाज आए तो बाहर मत जाना। मैंने हंसकर बात टाल दी थी। मुझे लगा ये सब डराने के लिए कहते हैं। उस रात मैं अकेला था, मुर्दा घर के बाहर वाली छोटी सी कुर्सी पर बैठा, हाथ में टॉर्च और जेब में मोबाइल। अंदर लोहे के बड़े बड़े फ्रिज थे जिनमें लाशें रखी जाती थीं। बाहर बरामदे में एक बल्ब जल रहा था जो बार बार झपक रहा था। करीब 1 बजे होंगे जब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे लोहे पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी हो। मैं सीधा होकर बैठ गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, फ्रिज की आवाज होगी, मशीन है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजे के अंदर झांका। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में फ्रिजों की लाइन दिख रही थी। मैंने आवाज दी, कोई है? मेरी ही आवाज गूंज कर वापस आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। खुद से कहा, बेकार में दिमाग मत लगा। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली नाइट ड्यूटी मैं पहले से थोड़ा सतर्क था। रात के करीब 2:30 बजे जब पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा था, अचानक मुर्दा घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार कोई भ्रम नहीं था, कोई नंगे पांव ठंडी जमीन पर चल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुर्सी से उठा ही नहीं। आवाज दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। पानी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पसीना ठंडा हो चुका था। मैंने बाहर की तरफ देखा, बरामदा खाली था। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी ज्यादा पास से, पानी दे दो। मैंने डर के मारे भगवान का नाम लिया। दरवाजे को हाथ तक नहीं लगाया। सुबह होने तक मैं वहीं जड़ होकर बैठा रहा। तीसरी नाइट ड्यूटी से पहले मैंने सीनियर से साफ कहा, साहब अंदर कुछ ठीक नहीं है। वो बस मुस्कुरा दिए और बोले, तूने उस लड़की को देखा क्या? मैंने पूछा, कौन सी लड़की? वो बोले, पिछले महीने एक लड़की लाई गई थी, रेप केस। पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने कोई नहीं आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आगे बोले, नाइट ड्यूटी वाले अक्सर उसकी आवाज सुनते हैं। मैंने ड्यूटी बदलवाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी नौकरी में ना कहने का विकल्प नहीं होता। उस रात मैंने ठान लिया था कि अगर कुछ हुआ तो मैं अंदर जाकर देखूंगा। रात 1:45। अचानक अंदर से फ्रिज खुलने की आवाज आई। क्लिक। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। एक फ्रिज का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा पूरा खोला। अंदर वो लड़की थी, चेहरा नीला, आंखें बंद, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। मैं पीछे हट गया। तभी उसकी आंखें खुल गईं, सीधे मेरी तरफ देखती हुई, और उसके मुंह से एक ही लाइन निकली, तूने दरवाजा क्यों खोला? अगले पल लाइट चली गई। पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब गया और मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू यहीं रहेगा। सुबह जब स्टाफ आया, मैं कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। मुझे हॉस्पिटल के ही बेड पर होश आया। डॉक्टर ने कहा, तू भाग्यशाली है, पिछले चौकीदार की तरह अंदर नहीं मिला। मैंने पूछा, पिछला चौकीदार? डॉक्टर ने आंखें झुका ली और बस इतना कहा, उसकी ड्यूटी भी मुर्दा घर में थी। आज उस अस्पताल में कोई भी मुर्दा घर की नाइट ड्यूटी 3 महीने से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि जो ज्यादा रुकता है वो लाशों की गिनती में शामिल हो जाता है। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा था, लेकिन आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ जाता था। नीली त्वचा, खुली आंखें और वो सवाल, तूने दरवाजा क्यों खोला? डॉक्टर कहते थे मैं सदमे में हूं, लेकिन मुझे पता था
जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। अगले 2 हफ्ते मुझे छुट्टी दे दी गई, मगर हर रात ठीक 2:30 बजे मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, पानी। मैं पसीने में भीगा उठ बैठता। कमरा अंधेरा होता, लेकिन मुझे लगता कोई कोने में खड़ा है। एक रात हिम्मत करके मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन मेरे पैरों के पास फर्श गीली थी, जैसे किसी ने पानी टपकाया हो। छुट्टी खत्म हुई। मुझे फिर उसी अस्पताल में रिपोर्ट करना था। मैंने साफ मना कर दिया, मैं मुर्दा घर की ड्यूटी नहीं करूंगा। सुपरवाइजर ने मेरी फाइल पलटी और ठंडी आवाज में बोला, तेरी पोस्टिंग वहीं है। उस दिन मुझे पता चला, इस अस्पताल में कोई भी मुर्दा घर से ट्रांसफर नहीं होता। या तो आदमी खुद छोड़ देता है, या फिर। मैंने सवाल पूरा नहीं किया। पहली रात मैंने मुर्दा घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे पर ही जूते ढक लिए, उतार दिए। पता नहीं क्यों दिल ने कहा, अंदर कुछ है जिसे जूतों की आवाज पसंद नहीं। रात 12:30, सब शांत था। 1:10 पर अचानक फ्रिज नंबर 4 से धीमी धीमी रोने की आवाज आई, जैसे कोई गला दबाकर रो रहा हो। मैंने दरवाजे के बाहर से पूछा, कौन है? अंदर से आवाज आई, अजय। मेरा नाम। मैं पीछे हट गया। मेरे अलावा यहां मेरा नाम कोई नहीं जानता था। फिर वो बोली, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मैं भागकर सीनियर चौकीदार के पास गया। उसने मेरी हालत देखी तो चुपचाप एक पुरानी फाइल निकाल लाई। फाइल के पहले पन्ने पर एक फोटो थी, वही लड़की। उसने कहा, इसका नाम राधिका था। रेप के बाद इसे जिंदा अस्पताल लाया गया था। पानी मांगती रही, लेकिन नर्सें शिफ्ट बदलने में लगी रहीं। सुबह होने से पहले वो मर गई। पोस्टमार्टम के बाद जब इसे फ्रिज में रखा गया, तभी से ये यहां अटकी हुई है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर इसे जलाया क्यों नहीं गया? सीनियर ने मेरी तरफ देखा। लाश कभी क्लेम ही नहीं हुई। उस रात मैंने तय किया, अगर वो आत्मा है तो उसे शांति चाहिए। मैं फ्रिज नंबर 4 के सामने खड़ा था। धीरे से बोला, मैं तुझे पानी दूंगा। अचानक पूरा मुर्दा घर ठंडा हो गया। मेरी सांस भाप बनकर निकलने लगी। फ्रिज अपने आप खुला। वो बाहर नहीं आई, बस उसकी आवाज आई, पानी नहीं, न्याय चाहिए। मेरे कानों से खून निकल आया और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर उंगलियों के नीले निशान थे। अगली सुबह अस्पताल में हंगामा था। फ्रिज नंबर 4 खुला मिला और अंदर कोई लाश नहीं थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे मुर्दा घर के मुख्य गेट तक गए और वहीं अचानक गायब हो गए। आज उस अस्पताल के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना है। लोग कहते हैं रात के समय वहां कोई लड़की पानी रख जाती है, और अगर कोई रात में मुर्दा घर के पास रुक जाए तो कान में एक आवाज आती है, तू गवाह बनेगा या अगला नाम बनेगा। मंदिर बनने के बाद लोगों ने समझ लिया था कि सब ठीक हो गया है, राधिका को शांति मिल गई है। ऐसा सबको लगता था, लेकिन मुझे पता था कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, उन्हें गवाह चाहिए होता है। मैंने अस्पताल छोड़ने की कोशिश की, ट्रांसफर के लिए आवेदन डाला, लेकिन हर बार फाइल वहीं अटक जाती, मुर्दा घर वाले सेक्शन में। एक रात करीब 2:17 मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उठाते ही दूसरी तरफ सांस लेने की आवाज थी। कोई बोल नहीं रहा था। मैंने कहा, हेलो। तभी फोन में वही जानी पहचानी आवाज आई, आज आखिरी रात है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कॉल कट चुकी थी। उसी रात मुझे फिर नाइट ड्यूटी दी गई। मुर्दा घर के बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। कोई वहां नहीं था। मैं अंदर गया। इस बार डर कम था, बेचैनी ज्यादा। अचानक सारे फ्रिज एक साथ क्लिक की आवाज के साथ खुल गए, और फिर एक साथ रोने की आवाजें। औरतें, बच्चे, मर्द, पूरा मुर्दा घर जैसे शिकायतों से भर गया। मैं कान बंद कर बैठ गया। तभी मेरे सामने वो दिखाई दी, राधिका। अब उसका चेहरा नीला नहीं था, बल्कि साफ, शांत और बेहद डरावना। वो बोली, मैं अकेली नहीं हूं अजय। उसने पीछे इशारा किया। फर्श पर सैकड़ों नाम खून से लिखे हुए थे। कुछ नाम मुझे परिचित लगे, वो चौकीदार, वो नर्स, वो डॉक्टर, और सबसे नीचे एक नया नाम उभर रहा था, मेरा। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया।
वो मुस्कुराई और बोली, तूने देखा? और चुप रहा। अचानक मुझे सब दिखने लगा। उस रात का सच, जब राधिका तड़प रही थी, नर्सों का मजाक, डॉक्टर की लापरवाही और मेरी चुप्पी। मैं वहां था, मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन मैं डर गया था। और डर सबसे बड़ा गुनाह होता है। मुर्दा घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज थी, अब तू गवाह बनेगा। फर्श से हाथ निकल आए, मेरे पैरों को पकड़ लिया, ठंडी उंगलियां, मांस के बिना। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवारें धीरे धीरे फ्रिज बन रही थीं और आखिरी फ्रिज पर मेरा नाम लिखा था। सुबह जब अस्पताल खुला, मुर्दा घर के बाहर एक नई फोटो टंगी थी। मेरी नाम के नीचे लिखा था, नाइट ड्यूटी स्थायी, आज भी। अगर आप उस अस्पताल के पास से रात 2:17 पर गुजरे तो मंदिर की घंटी नहीं, मुर्दा घर से किसी के रोने की आवाज आएगी। और अगर ध्यान से सुने तो एक आवाज पूछती है, तूने देखा है क्या? क्योंकि अब अगला गवाह तुम हो। मैं मर चुका था, कम से कम कागजों में, लेकिन सच ये है कि मैं अब भी मुर्दा घर में था। फ्रिज नंबर 9। मुझे ठंड लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लग रही थी। मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सीना ऊपर नीचे हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, मैं सब सुन सकता था। सुबह की शिफ्ट आई, एक नया चौकीदार, नाम दीपक। उसे बताया गया, नाइट ड्यूटी आसान है, बस दरवाजा बंद रखना। मैं उसे देख रहा था। वो मेरी पुरानी कुर्सी पर बैठा, मोबाइल चला रहा था, हंस रहा था। मुझे याद आया, मैं भी ऐसा ही था। रात 1:43 पर मैंने पहली बार कोशिश की। फ्रिज के अंदर से मैंने नाखून घसीटे। दीपक रुक गया, उसने इधर उधर देखा। चूहा होगा कहकर फिर मोबाइल देखने लगा। मैंने फिर आवाज की, इस बार जोर से। वो खड़ा हो गया, टॉर्च लेकर मेरे फ्रिज के सामने आया और वही गलती की जो मैंने की थी। उसने दरवाजा खोला। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। वो चीख नहीं पाया, क्योंकि उसकी आवाज मैंने पहले ही सुन ली थी। पानी मेरे मुंह से नहीं निकली, मेरे अंदर से आई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे। तभी मैंने उसे दिखाया, राधिका को, बाकी सबको, वो सब जो इस मुर्दा घर में बिना न्याय मरे थे। दीपक रोने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जवाब दिया, मैंने भी यही कहा था। सुबह अस्पताल में फिर हंगामा था। दीपक जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो बोल नहीं सकता था, बस रात 2:17 पर एक ही हरकत करता, पानी मांगता। अब मुर्दा घर में 3 फ्रिज हमेशा खाली रखे जाते हैं, क्योंकि कुछ ड्यूटी खत्म नहीं होती, बस सौंपी जाती हैं। और अगर आप आज रात किसी अस्पताल के मुर्दा घर के पास हों और कोई आपसे पूछे, डरते हो क्या, तो जवाब मत देना, क्योंकि यहीं से नाइट ड्यूटी शुरू होती है। रात अब मेरे लिए समय नहीं रही, यहां सिर्फ शिफ्ट बदलती है। फ्रिज नंबर 9 मेरा घर बन चुका था। मैं लाश नहीं था, लेकिन जिंदा भी नहीं। मैं अब नाइट ड्यूटी का हिस्सा था। हर रात 2:17 पर मुर्दा घर अपने आप जाग जाता। फ्रिजों से ठंड नहीं निकलती, यादें निकलती हैं, चीखें नहीं, सवाल। एक रात एक और लड़का आया, नया इंटर्न डॉक्टर, नाम करण। उसे बताया गया था, रात में मुर्दा घर के पास मत रुकना, लेकिन डर इंसान को नहीं, जिज्ञासा को रोकता है। वो अंदर आया, फाइल देखने के बहाने। मैं उसे देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं था। रात 2:17 मैंने फर्श पर पैरों की आवाज बनाई। करण चौंका, कि कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे दिखाया, सच। उसने देखा वो लड़की, राधिका, वो बच्चे जो रिपोर्ट में नेचुरल डेथ लिखे गए, वो चौकीदार जो सवाल पूछने लगे थे। और फिर उसने मुझे देखा। मेरी फोटो मुर्दा घर की दीवार पर, नाम के नीचे लिखा था, ड्यूटी जारी है। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं बाहर सबको बता दूंगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हम सब ने यही कहा था। सुबह अस्पताल में पुलिस आई। करण गायब था, लेकिन उसकी फाइल मुर्दा घर के रिकॉर्ड में जुड़ चुकी थी। फ्रिज नंबर 12 नया। अब मैं अकेला नहीं हूं। यहां हर वो इंसान है जिसने देखा और चुप रहा। हम किसी को मारते नहीं, हम ड्यूटी सौंपते हैं।
अगर आज रात आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं और आपके पीछे कोई आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी हमारी नहीं, अब आपकी है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो समझ लीजिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक रातों की दास्तानें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं डर गया, क्योंकि यहाँ कहानियां सुनाई नहीं जाती, यहाँ ड्यूटी सौंपी जाती है। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखना, हर अंधेरा जगह खाली नहीं होती।